अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और क्या गुड मॉर्निंग, टू बी ऑनेस्ट, आप रात को सोने से पहले कहीं आपकी नज़र पड़ जाए, कोई विजुअल देख लें। ख़बरें तो हम देख ही रहे हैं, अखबारात भी पढ़ रहे हैं, वेबसाइट्स और दीगर मवाद भी हमारे सामने हैं। एक एक दिन गुजारना मुश्किल है। लिटरली आपका सारी तबीयत ही बोझल हो जाती है ये सोच कर और ये देख कर कि वहाँ गज़ा में इंसानों के साथ पर्टिकुलरली बच्चों के जो विजुअल्स आते हैं ना, तो वो दिल चीर देते हैं। अच्छा, ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आप दुनिया के जो लीडर्स हैं ना, उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। आधे से ज़्यादा तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इजराइल को तो पूरा हक है अपने आप को सेल्फ डिफेंस जिसको कहा जाता है, तो लिहाजा वो तो करेंगे और उस पर उनको सराहा जाता है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जो अक्रॉस द टाइनी बॉर्डर जो गज़ा जो साथी है, वहाँ पता नहीं किस तरह उनकी लगता है कि नज़र जा नहीं रही या दिल पत्थर के हो गए हैं कि उनको नज़र नहीं आता कि एक्चुअली उधर हो क्या रहा है। बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेटिक राइट्स जिनके ऊपर बातें करते हैं लीडर्स, जो वेस्टर्न लीडर्स हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और पूरा टॉर्च बेरर ऑफ ह्यूमन राइट्स अपने आप को उन्होंने बनाया हुआ है, वो बिल्कुल क्या अंधे हो गए? स्टैंडर्ड यही आपको लगता है ना कि उनको डबल थे, लेकिन अब और आया हो गए हैं। इजराइल अपने आप को हमेशा विक्टिम के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है। वैसे दुनिया का वाहिद विक्टिम ही है जो उसके मुताबिक जो उसका ऑपरेसर है उस पर 24 घंटे बम बरसा रहा है। 24 घंटे मतलब उसको खाना, बिजली, पानी उसने सब बंद किया हुआ है, उसको अंडर सीज रखा हुआ है और वहां किसी को नहीं बख्शा। ये कैसा विक्टिम है भाई? तसल्ली देने पहुंच रहे हैं किधर? इजराइल के पास। भाई उसको तसल्ली की क्या जरूरत है? वही तो ये सब कुछ कर रहा है। अजीब सी बिल्कुल बात है। और सोशल मीडिया पे देखें, लगता है कि लोग इस पूरे किस्से को कोई गहराई से देख नहीं रहे, पीछे तक नहीं जा रहे कि एक्चुअली बात किधर से स्टार्ट हुई थी। बड़ी सरफेस की अंडरस्टैंडिंग है इस पे। एटलीस्ट दिस इज द इंप्रेशन कि ये मामला 7 अक्टूबर 2023 से शुरू नहीं हुआ, ये दहाइयों पुराना मसला है। फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन, उनके घर, उनके घरों की चाबियाँ उनके पास है जिनसे उनको बेदखल कर दिया गया। और हम अगर वेस्ट बैंक की बात करें तो वहाँ तो हमास का ऐसा असर और रसूख भी नहीं है। वहाँ भी मुसलसल लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ भी सिविलियंस को अब से नहीं, इस जंग के दौरान नहीं, कब से निशाना बनाया जाता है। सो ये सूरत हाल है, ये हकीकत है, लेकिन दुनिया ज़्यादातर ये हकीकत आवाम तक नहीं पहुँचा रही है, पर्टिकुलरली वेस्ट मीडिया। खैर, हम सूरत हाल आपको लम्हा बलम्हा बताएंगे भी, बता भी रहे हैं। जियो न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। खास तौर पे अब्दुल्ला, एक चीज़ को डेफिनेटली मेंशन करना ज़रूरी भी है क्योंकि हम साथ साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि गजा के एक अस्पताल पर खौफनाक बमबारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। और इसका तजाद जो है ना हुमा, वो सबके सामने आ गया है। पहले इसको क्लेम करते रहे, इस पे क्रेडिट लेते रहे कि हमने तो अस्पताल में छुपे जंगजुओं को मार गिराया है। जब देखा कि हाँ ये गड़बड़ हो सकती है, वो ट्वीट डिलीट कर दिए गए। उसके बाद पे कहना स्टार्ट हो गए कि नहीं, ये हमास का अपना ही कोई रॉकेट था जो मिस फायर होके उनको खुद को लग गया है। पहले तो आप डिसाइड कर लें कि ये किस किस्म की बातें हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लिटरली अपने ही चीज़ों को मारना स्टार्ट हो जाएं। और पहले पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है जिस तरह अंधाधुन बमबारी इजराइल कर रहा है उस छोटी सी पट्टी पे। अगर आप वो जगह भी देखें, अगर आप मैप भी खोलें ना, तो आपको लिटरली कोई मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा कि वो जो गज़ा स्ट्रिप कहते हैं, आपको पता है ना उसको, क्योंकि वो लिटरली एक पतली सी स्ट्रिप है जिसमें विच इज़ नोन एज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। 2.3 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं इतनी सी जगह। क्योंकि आप दुनिया, क्योंकि जो इलाका अगर आप है आप उस पर काबिज होते जाएंगे और लोगों को एक हद के अंदर धकेलते चले जाएंगे, तो जाहिर है वो जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी ना, क्योंकि उनको तो उनके इलाकों से, उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। सेटलर्स आते गए, आबाद होते गए, बिल्कुल उनको टाइट बिल्कुल छोटी सी जगह उनके लिए छोड़ दी गई। और अभी भी आपको पता है ना कि गलती से अगर ये निकलने की कोशिश भी की तो ये बाकी जितनी जगह रह गई है उसको पे भी कब्जा पूरा हो जाएगा इनका। वो बेसिकली हुआ ये है कि वो जो आहिस्ता आहिस्ता जेनोसाइड का सिलसिला जारी था ना, फ़लस्तीनियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का और इस जगह पर कब्जा करने का, अब वो फुल थ्रॉटल में शुरू हो चुका है। अब तो दुनिया का आशीर्वाद भी हासिल है। पहले भी दुनिया वैसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहेगी। इसलिए अब तो एक ही दफ़ा में वो कैसे कहते हैं, वाइप आउट कर दें एक ही दफ़ा में। उसी प्लान पर ऐसा लग रहा है कि कोशिश भी यही लग रही है और लगता है कि उनको एक जवाब मिल गया कि आओ ये मौका है कि अब कर दिया। ये मौका है कि अब जो है ना अब कर दिया जाए और बाकी दुनिया भी हमारे साथ है, तो लिहाजा दुनिया रियली नीड्स टू वेक अप। और अमेरिकी सदर की तो क्या ही बात करें, मतलब
पूरी दुनिया के सामने है सबूत इस बात के कि अस्पताल को इजरायली फोर्सेस ने निशाना बनाया, लेकिन अमरीकी सदर तक ये सबूत नहीं पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं वो दूसरी टीम ने हमला किया था, और मुतअद्दिद इससे पहले भी उनके तजादात सामने आ चुके हैं। जैसे बच्चों से मुताल्लिक उन्होंने खबर दी थी जिस पर गहरे रंज का इजहार किया था कि बच्चों की ज़िबा किया गया है मुबैना तौर पर हमास की तरफ से। वो खबर गलत साबित हुई थी, और लेकिन प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से किया जा रहा है पहले दिन से। पूरा साथ साथ आपको बताते हैं कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि इजरायली फ़ौज ने एक दिन में मज़ीद 433 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। अस्पताल पर जो हमले की हम बात कर रहे हैं उसमें ख़वातीन, बच्चों, मर्दों समेत तकरीबन 500 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, और शोधा की तादाद जो अब तक हो चुकी है वो कोई 3,500 से ज़्यादा हो चुकी, 3,500 सोचें ज़रा आप हो चुकी है। 13,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और पहले इजराइल ने हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की, फिर ऑब्वियसली जिस तरह आप बता रहे थे कि सख्त रद्द अमल आया तो हमले का इल्ज़ाम जो है बिल्कुल हमास पर डाल दिया कि नहीं जी हम तो थे ही नहीं, गलती हो गई। और जानिबदारी की हद देखें कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी यही कह रहे हैं वो कि अस्पताल पर हमला जो है वो इजराइल ने नहीं किया, बल्कि जो अपोजिंग पार्टी है उन्होंने किया। मतलब आप अभी उड़ के आए हैं, आपको पता नहीं किस तरह ये पता चल गया है, लेकिन ये चीज़ जो है ये बावर की जा रही है, ये मीडिया के थ्रू, और ये इस मामले पर एटलीस्ट मगरबी मीडिया भी इसराइल के झूठ का पोल खोल रहा है। और क्योंकि एक रॉकेट से अस्पताल की इतनी बड़ी इमारत गिनी नहीं सकती है एक्चुअली कि 1000 बंदा उसमें मर जाए, शहीद हो जाए। उनके पास वो वेपनरी नहीं है जो पूरी लेबनान की सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह में झड़पें जारी हैं। गजा को खंडर बनाने के बाद इसराइल ने इमदादी काफिलों के दाखिले की मशरूत इजाज़त दी है, कुछ हजीमत मिटाने के लिए ना, ये जो अस्पताल वाला वाक़या हो गया। और मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर यह कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये इजाज़त सिर्फ जनूबी वेस्ट बैंक तक महदूद होगी। और इमदाद बहाली के लिए इसराइल से मुआहदे का ऐलान भी अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया, और कहा अमरीका खुद भी गजा के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर देगा। अच्छा, ये भी बता दें कि दूसरी तरफ इस्लामी ताउन तंजीम ने इजरायली काबिज फ़ौज की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारियत जो है वो फ़ौरन बंद करने और गज़ा पट्टी का मुहासरा फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी किया है। IC आपको पता है उनकी भी एक मीटिंग थी जद्दा में, उन्होंने अस्पताल पर इजरायली हमले की भी शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने अस्पताल पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने कहा है कि हमास के हमले इज्तमाई सज़ा का जवाब नहीं हो सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से आई है। इसी भी हम बात करते हैं, हमारे साथ ही जियो न्यूज़ की टीम आपको पता है पहुँची है, और अली इमरान सैयद हमारे साथ ही इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं, क्योंकि लेबनान में सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें जारी हैं, और मुतअद्दिद टैंकों को निशाना बनाने का ऐलान भी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। अली से जानते हैं, बैरूत से फ़िलहाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, आई होप आप खैरियत से होंगे। अब ये बताइएगा क्या माहौल है ओवरऑल, और बैरूत से कितने फासले पर ये सरहदी इलाके वाक़ हैं जहाँ पर ये महाज एक्चुअली गर्म है? जी अब्दुल्ला और हुमा, अनलाइक पाकिस्तान यहाँ पे बहुत बड़ा यकीनन जो लबनान है वो मुल्क नहीं है, तो बैरूत से महज 100 किलोमीटर के फासले पे, यानी 1 घंटा आप समझ लें ड्राइव होगी पे इजरायली सरहद वाक़ है। और यहाँ का माहौल खुसूसन जो गाजा पे हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा चार्ज है, और हमने बहुत बड़ी बड़ी रैली, नारे सुने हैं। यहाँ पे तवील रैलीज का इनेकाद हुआ है, कल भी हिजबुल्लाह ने दाया में रैली की है। इसके अलावा जनरली लबनान में एक ये तासुर है, एक जो हमने एक तरह का पोल समझ ले जियो ने किया, उसके मुताबिक 60% लबनानी ये समझते हैं कि जंग का दायरा कार वसी हो सकता है, बढ़ सकता है, और ये कि बहुत कम है कि जो समझते हैं कि कीपिंग इन व्यू के जो लबनान की सूरत हाल माशी है और इसराइल बहुत बुरी तरह से गाजा में उलझा हुआ है, तो दोनों की प्रेफरेंस ये होगी, यानी हिजबुल्लाह और इसराइल की, कि हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाए कि ये जो बॉर्डर पे बहरहाल जंगी सूरत हाल है और मुसलसल तोफानों का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ जो सूरत हाल है सरहदी इलाकों में 5-6 किलोमीटर फ्रॉम इजरायली बॉर्डर और लेबनीज बॉर्डर, तो वहाँ तक ही महदूद है। लेकिन जाहिर है कि वो ज़ाहिर है हमले तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इन हमलों में कोई अहदाफ हासिल भी हो रहे हैं।
जी, टिट फॉर टैट होता है हिजबुल्लाह की तरफ से कि यकीनन उन्होंने जो पहला अटैक किया था वो सॉलिडारिटी में अटैक किया था। उन्होंने बयान दिया था कि हम जो हमले हो रहे हैं गाजा में तो वो हमास की सॉलिडारिटी के लिए हम ये जवाबी हमला हमने किया है और पहला हमला उन्होंने किया था। उसके बाद जो ये टिट फॉर टैट चला है उसमें इजराइल का जानी नुकसान हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास भी रॉकेट्स हैं, ना सिर्फ रॉकेट हैं बल्कि दीगर भी असलाह मौजूद है और हमास के मुकाबले में क्योंकि सप्लाई लाइंस हिजबुल्लाह के लिए खुली हुई हैं तो इनके जो वेपनरी है वो कहीं एडवांस है और यही वजह है कि अगर एक तरफ आप देखें कि इजराइल की सॉलिडारिटी के लिए बरतानिया और अमेरिका के बहरी बेड़े आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमास की सॉलिडारिटी के लिए इस वक्त जो ऑन ग्राउंड है वो हिजबुल्लाह है। तो बड़ा एक दिलचस्प जो है सूरत हाल है। जाहिर है कि बहुत बड़ी पावर है अमेरिका, उसकी तरफ से जो अभी असलहा देने की बात हो रही है जिसमें खदशा ये है कि जो टनल सिस्टम है उसको डिटेक्शन करने के हवाले से कोई अहम जो है वो कोई सप्लाईज हो सकती है अमेरिका की तरफ से, या जो रॉकेट्स हिजबुल्लाह की तरफ से या हमास की तरफ से फायर होते हैं तो इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह उसे रोक नहीं पाता। आज भी रात को अभी ये जो गुजरी है हिजबुल्लाह ने 9 रॉकेट्स फायर किए हैं जिसमें इजराइल का खुद का कहना है कि उन्होंने 5 इंटरसेप्ट किए हैं। यानी ये कि जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हैं वो इजराइल का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा और बज़ाहिर किसी हद तक नाकाम दिखाई दे रहा है। जी, अब ये बताइएगा कि अच्छा एक और चीज़ जो कि पूछनी है हमें कि जो सरहदी जहाँ ये हिजबुल्लाह और के रॉकेट्स हैं या फिर जहाँ वो लोग तैनात हैं वहाँ कोई आबादी भी है? हम वी आर ट्राइंग टू गेज के जगह कैसी है? जी बिल्कुल आबादी है और वहाँ कल भी 2 किसान जख्मी हुए हैं। इस तरह जो इंजरीज हैं या जो सिविलियन लॉस है या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है या घरों को नुकसान है वो हो रहा है। और ये जो अभी जिक्र किया अब्दुल्ला ने कि बड़े पैमाने पर वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब्दुल्ला एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट किए जाना है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो गाजा से मुतालिक एक्सटेंसिवली, हमारी टीम भी यहाँ पे तारिक अबुल हसन और मैं मौजूद हूँ, तो मुख्तलिफ हवालों से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में कि वो टेक डाउन कर रहे हैं, वो नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कह के वो व्यू, अगर आप अपलोड हो भी जाए कोई स्टोरी आप दिखाना भी चाहें कोई रील तो वो व्यूज ही नहीं आते उसके अल्टीमेटली। हाँ, वो शैडो बैनिंग कुछ इस किस्म की बातें जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, अब बाकी जो गैर मुल्की हैं यहाँ पर लेबनान में मौजूद हैं, ज़ाहिर है दीगर नेशनलिटीज़ के लोग भी होंगे, जैसे सऊदी ने हमने देखा कि अपने शहरियों को कहा है कि लेबनान से भी इनखला कर लें, बाकी दीगर ममालिक के शहरी भी हैं। क्या यहाँ से भी लोग एवैक्यूएट हो रहे हैं या लेबनान को छोड़ कर जा रहे हैं जो काम के सिलसिले में यहाँ रहते हैं, नौकरियाँ करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा? जी बिल्कुल, अब ये इनखला का प्रोसेस जो है वो गैर अप हो रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया, अब से चंद घंटे पहले सऊदी अरब ने अपने नेशनल्स को ये मशवरा दिया है, हुक्म दिया है कि वो लेबनान छोड़ दें। तो प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं, खदशात बढ़ रहे हैं, दीगर ममालिक भी अपने शहरियों को ये, और जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन की कुछ अफराद से बात हुई थी कल, तो उनका ये कहना था कि बड़ी तादाद में आबादी जो है उन सरहदी जो सिटीज़ हैं वहाँ से, शहर से निकल रही है, यानी ये कि 30-40% को शहर खाली हो रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे लेबनान में है, क्योंकि अगर एक चीज वाज़ेह है कि अगर नॉर्दर्न गाजा में बहुत ही सख्त किस्म का ट्रायल ऑपरेशन करता है या ग्राउंड इंकर्शन करता है तो यकीनन उसका मतलब ये होगा कि हमास को वाइप आउट बड़ी हद तक करने की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। और यकीनन अगर हमास को वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है या उसमें कामयाबी का चांस दिखता है तो हिजबुल्लाह रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। माजी में भी सिर्फ सीरियन वॉर में दोनों में इख्तलाफात हुए थे और वो शिद्दत के बहरहाल इख्तलाफात थे, लेकिन उसके बाद इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी रही और वक्तन फवक्तन एक दूसरे को न सिर्फ ये एड करते रहे बल्कि एक के ऊपर अगर हमला होता है तो दूसरा उसमें किसी न किसी हद तक उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता रहा है। ये रीसेंट हिस्ट्री रही है। जी
शुक्रिया आपका अली, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू। आप और तारिक अबुल हसन हमें लम्हा और वो भी बदलती सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। जिसका डर था कि चीज़ें इस तरह अनफोल्ड हो सकती हैं, वो ही लगता है कि ऐसा हो भी रहा है, बिकॉज वो पूरा खित्ता जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इसकी बात भी हो रही है, जिस तरह लोग और पॉपुलेशन डिस्प्लेस होती है, अगर वहाँ से आपको पता जगह खाली करने को कहा जा रहा है कि आप तरफ से भी मुसलसल ये कहा जा रहा है, आप इसे वार्निंग कह लें या धमकी दे दें, कह लें कि अगर इसका दायरा कार वसी हुआ या ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फिर ईरान भी इस जंग में एक फरीक के तौर पर शरीक होगा। इन्वॉल्वमेंट तो सारों की हो जाएगी, जितने उस जगह में कनेक्टेड हैं लोग। एक्चुअली आपको पता है कि अब तो इतनी वो हम कहेंगे कि ग्लोबल विलेज ही बन गई है, दुनिया के हर कोई इफ़ेक्ट हो ही जाता है, और ख़ास तौर पे इधर इस किस्म की टेंशन्स हैं तो वी सी इट एक्सपेंडिंग। अल्लाह ना करे वैसे ये हो और कोई हल निकल आए उससे पहले, लेकिन आपको पता है ना जंगबंदी की ब्राज़ीलियन जो करारदाद है उसे अमेरिका वीटो कर चुका है। तो लिहाजा बात तो अब्दुल्ला वही हो जाती है ना, जिनसे हम एक सेंस की तवक्को रखते हैं कि कोई ना कोई तो होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अपेरेंटली नॉट रियली, कुछ भी नहीं हो रहा। अब इस सिलसिले में भी बात हो रही है कि जो बाइडन की अपनी सपोर्ट कितनी मुतासर हो रही है अमेरिका में आफ्टर दिस स्टांस। एक होता है स्टांस ढके छुपे, एक होता है खुलेआम स्टांस, लेकिन एक होता है झूठ को सच बनाकर पेश करना, जैसे कि अस्पताल पे हमास वालों ने बम गिराया, जो कि उनका अपना मीडिया भी इस झूठ का पोल खोल चुका है एक्चुअली, इस बात का तो एटलीस्ट। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच कल जुमे को होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी भी तफसील से हमने बात करनी है, क्या तैयारी है लड़कों की, क्या चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली मैचेस तो वहाँ हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी सारों को नजर तो आ ही रहा है। और भारत में नेशनल आपको बता दें कि ड्यूटी पर मौजूद है हमारे खिलाड़ी, जो हमारा पूरा स्क्वाड है बेसिकली, वो अरकान फ़लस्तीन की हिमायत में सामने आ गए हैं। और कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान, स्पिनर मोहम्मद नवाज़ और उसामा मीर के साथ बैटर इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने फ़लस्तीन की हिमायत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फ़लस्तीन का परचम जो है, झंडा जो है, फ्लैग वो पोस्ट किया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील बाय द वे। विच इज़ अ बिग डील, क्योंकि आजकल इस चीज़ पे भी बड़ा जज किया जा रहा है कि कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको पता है भारत में ज़्यादातर लोगों की सपोर्ट तो है ही इजराइल के साथ, और पाक इंडिया मैच के दौरान भी, हालांकि उस वक्त तक तो कोई लेना देना थे, उसमें प्लेकार्ड इजराइल की सपोर्ट पे लेकर आए हुए थे। पाकिस्तान में जारी डोमेस्टिक मैचेस में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर्स ने भी फ़लस्तीन से यकजहती का मुजाहरा किया। अजहर अली और आबिद अली समेत कई क्रिकेटर्स ने फ़लस्तीन का परचम पोस्ट किया। मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका से मैच जीतने के बाद परफॉर्मेंस को गज़ा के नाम किया था, सबको याद होगा। अभी हम जरा हमारे अगले मैच की बात कर लेंगे, which is going to be on Friday and this is going to be a tough one as well। वैसे तो सारे मैचेस जो हैं वो टफ ही होंगे। बेंगलुरु में हो रहा है ये मैच टुमारो, और ये होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने कल भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस के सिवा तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। बुखार में है मुब्तला मोहम्मद हारिस। वैसे बुखार हो ये भी वैसे थोड़ा ड्रामेटिक लगता है ना, एक होता है बुखार होना, एक होता है बुखार में मुब्तला होना। वैसे पिछले 2 दिनों से मुझे भी बुखार है और हमारी आप मुब्तला हो रही हैं या आपको है? मैं इतनी मुब्तला नहीं हूँ क्योंकि मैं तो इधर बैठी हुई हूँ, खांसी भी हो रही है, बुखार भी है थोड़ा बहुत, लेकिन शायद वो मुब्तला वाला पार्ट नहीं है। जो लोग रिच एंड फेमस होते हैं वो मुब्तला होते हैं। वी आर नॉट दैट। तो वेल वी होप ये जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा मैच जो है वो सर पे आ गया है। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, जमान खान, अब्दुल्ला शफीक और सलमान आगा ने भी ट्रेनिंग की है। बाय द वे दे आर फाइन। और प्रैक्टिस से कबल 5 खिलाड़ियों का पीसीबी मेडिकल पैनल ने सेहत का मुकम्मल जायजा लिया है और खिलाड़ियों से जो है वो स्प्रिंटें भी लगवाई है ताकि हम जरा आपकी फिटनेस चेक करें। स्प्रिंटें लगवाई है और उन्होंने कहा है कि ठीक है जो बुखार में मुब्तला है उनको तो छोड़ दे, माफ कर दो, बीमार हो ही सकते हैं। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है हर जगह और मौसम चेंजिंग में बीमारियां हो जाती हैं। अब तो रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक भाई, अब पाकिस्तान का अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया से और बेंगलुरु की विकेट होगी, लेकिन पाकिस्तान कैंप से ये भी इत्तलात आ रही हैं कि फ्लू वगैरह था, खैर अब कुछ सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिकमत अमली की अगर बात करें तो क्या बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की गुंजाइश है या आप समझते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी हमें दिखानी चाहिए? क्या दुआएं
हाँ जी, देखिए बेंगलोर की पिच पहले असेस करनी चाहिए और सबसे मेन जो है वहाँ पे टॉस जीत के डिसीजन लेना चाहिए पिच के मुताबिक। और अगर आप समझते हैं कि आप चेजिंग में ठीक हैं तो फिर पाकिस्तान को चेज करना चाहिए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेस्ट ये है कि आप पहले बैटिंग करें और वो पाकिस्तान के लिए शायद बेहतर हो सकता है क्योंकि रात को बॉल मूव कर रहा है, वेदर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। और हिकमत अमली ये देखें, फखर को हम पहले भी कहते आ रहे हैं खिलाना चाहिए। अगर फखर टीम में आते हैं तो बड़ा अच्छा होगा, वरना सेम टीम होगी। और मेन ये है कि आपको सिर्फ परफॉर्म करना है बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में। चलिए, ये सब कुछ तो होता रहेगा। ये बताएं कि स्पिन जो है ये पाकिस्तान का मसला है और शादाब खान फॉर्म में नहीं है, नवाज भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे, तो क्या उसामा मीर को आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्शन में देखने के हक में हैं? देखिए, शादाब हमारे मेन प्लेयर हैं, वाइस कैप्टन भी हैं और मैं नहीं समझता कि वो चेंज करना चाहिए, पर उसामा मीर भी अच्छे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट है। अगर शादाब अनफिट होते हैं तो फिर रिप्लेसमेंट ली जाए ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, अगर शादाब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, उनसे बात ये, अगर वो रेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप उसामा मीर को खिला सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, इसके साथ साथ फास्ट बॉलिंग अटैक भी भरपूर फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है हमारा। टीम को इस सिलसिले में किसी जानिब तो तवज्जो तो ना हो कि किस जानिब तवज्जो दें ताकि शाहीन, हारिस रऊफ और हसन अली ये जो मुखालिफ टीम है इसको मुश्किल में डाल सकें। व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस रिगार्ड? देखिए, फास्ट बॉलिंग बड़ा अहम रोल होता है टीम में और शाहीन, हारिस और हसन अली माशाल्लाह एक्सपीरियंस हैं और मैं नहीं समझता कि इनको कोई गाइडेंस की जरूरत है कि आपने इस लाइन से बॉलिंग करनी, पर इनको कंडीशन के मुताबिक बॉल करनी पड़ेगी, सिचुएशन के मुताबिक बॉल करनी पड़ेगी। आप एक ही फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं जा सकते कि जी हर मैच में आप ओवर पिच बॉलिंग कराएं। कई पिचेस होती हैं यहाँ पे आपको एयर देनी पड़ती है, कुछ कई पिचें होती हैं जहाँ पे आपको ला के मारना पड़ता है गुड लेंथ पे, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। तो इनको पिच असेस करके उसके मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये कामयाब होंगे। हर जगह पे हर मैच में आपको ना विकेटें नहीं मिलेंगी कि आप जैसे फुल लेंथ बॉल करेंगे स्विंग मिलेगा तो आपको विकेटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर देखें 1-2 ओवर में नहीं होता तो फिर आप उसको अपनी कंडीशन के मुताबिक रन्स कंटेन की तरफ आ जाए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब देखिए, बाकी सारी चीज़ें वो लोग करते रहेंगे, लेकिन हमारा क्या काम है, क्या करना है हमने? दुआ। तो दुआएं हमने ज़रूर करनी है कि हमारा कल का मैच जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छे स्कोर के साथ, बड़े अच्छे रन रेट के साथ भाई अब हार गए, जब हमने मैच हारना था इन मैचेस में बस वो हो गया एक, अब अगला हमने नहीं कोई हारना। हाँ, एक और चीज़ जो बिल्कुल ही होने वाली है वो है जी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, और वो हो रही है बस 2 दिन की दूरी पर है और लीगी क़यादत की जानिब से अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। जल्द से जुलूसों के ज़रिए कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा रहा है। इम्कान है कि नवाज शरीफ आइंदा 24 घंटों में सऊदी अरब से दुबई पहुँचेंगे, जहाँ वो 2 दिन गुजारेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान। वहाँ एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। उधर पाकिस्तान में नून लीग अब कानूनी महाज पर भी सरगर्म हो गई है। नाब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए क्लियरेंस दे दी है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। नवाज शरीफ के वकला ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जज के इस्तफसार पर नाब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं तो नाब को कोई एतराज़ नहीं है। सो ये सारी कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है और कल कराची के जलसे में बज़ाहिर अपना उन्होंने मंशूर पेश किया और साथ ही नून लीग पर तनकीद भी की, मीठी मीठी तनकीद की जगह। पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। देर आए मगर दुरुस्त आए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता, हर किसी को यहाँ मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा।
अच्छा जी, एक सुन लिया। इसी सिलसिले में अपडेट यह है कि नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई है। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर कमरे अदालत में मौजूद हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर हैं, दरखास्त पर समाअत कर रहे हैं। इस बारे में अपडेट जियो न्यूज़ आपको करता रहेगा। सोहेल वड़ाइद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, जिन्होंने अपना रिसेंट कॉलम में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं। सोहेल साहब, हम आपसे यही बात करना चाहते हैं और आपने तहरीर किया है कि पसे पर्दा सब कुछ तय हो चुका है, ये आपका कहना है, और वो इसीलिए आ रहे हैं नवाज शरीफ कि उन्हें इक़्तिदार तक का रास्ता वाज़े नज़र आ रहा है। तो कानूनी चैलेंजेस भी हैं नवाज शरीफ के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि वो अगली हुकूमत बनाएंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे? देखिए, मेरे पास कोई जो है वो सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, तजिया करते हैं, उससे साफ लग रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है। और मियाँ साहब जो हैं वो जो आ रहे हैं तो ऐसे ही नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है कि जो हैं वो आएंगे और कैंपेन चलाएंगे, और जब कैंपेन चलाएंगे तो इसका मतलब इलेक्शन भी होगा। जब इलेक्शन होगा और इस वक्त तक चूँकि पीटीआई को फ्री हैंड नहीं मिल रहा, तो ऐसा लगता है कि फिर उनको इक़्तिदार दिया जाएगा। तो ये मेरा एक गैस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा गैस यही है। अच्छा, ये बताइएगा सोहेल साहब, आप गैस कह रहे हैं आप वैसे, लेकिन आई एम श्योर कि आपके पास बहुत से ज़राए से ख़बरें पहुँचती हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आकर क्या क्या करेंगे? आपकी उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, वापसी के बाद उनका रोड मैप है क्या? क्या ऐसा बयानिया होगा जो आवाम में मकबूल होगा, या वो कुछ भी कहेंगे उन्हें लगता है कि आवाम में मकबूल होगा? बज़ाहिर ये रास्ता आसान तो नहीं होगा उनके लिए भी। मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल ये रास्ता है। एक तो मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, और पहले भी 16 माह ज़ाहिर है उनकी गाइडेंस तो रही होगी शहबाज शरीफ को और इसहाक डार को, लेकिन इकॉनमी नहीं संभल सकी। और दूसरा है सियासी जो तकसीम है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि जिस तरह नून के मैंडेट को पीटीआई ने तस्लीम नहीं किया, तो अगर नून को कुछ मैंडेट मिल भी गया थोड़ा बहुत, तो उसको पीटीआई तस्लीम नहीं करेगी। तो इसलिए हुकूमत करना बड़ा मुश्किल होगा, ये आसान काम नहीं होगा। अच्छा सोहेल साहब, ये भी बताएं कि इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बदस्तूर जो है वो खदशात का इजहार कर रही है। फिर मौलाना फजल रहमान भी जनवरी से आगे इंतखाबात चाहते हैं। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस में वज़न है? वज़न है जी, पीपल्स पार्टी के खदशात में भी वज़न है, मौलाना फजल रहमान जो कह रहे हैं उसमें भी वज़न है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अगर नवाज शरीफ आ गए और उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, तो फिर वो शायद उनका प्रेशर ये होगा कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए। फिर वो शायद इलेक्शन से विदड्रॉ नहीं कर सकेंगे, उनकी मजबूरी बन जाएगी कि जब वो एक दफ़ा कैंपेन शुरू कर लेंगे, कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और पीटीआई जो है उसको भी मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइद साहब फॉर बीइंग विद अस। वी वर जस्ट थिंकिंग, क्योंकि अब हमारे पास इतने वैरायटी ऑफ ड्रामाज होते हैं, लेकिन अगर आपने द क्लासिक अनकही नहीं देखा ना, तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। और उसी में से एक कैरेक्टर था मामू का, जिनको आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं सलीम नासिर साहब को। और क्या ज़बरदस्त उनकी कॉमिक टाइमिंग थी भाई। आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी लाइक हिम। आज उनकी 34वीं बरसी है। वैसे आप उनका वो किरदार याद कर लेंगे, लेकिन मेरे लिए उनका सबसे आइकॉनिक किरदार आंगन टेढ़ा का वो तो था। वैसे यू आर वेरी राइट, वो भी कमाल, कितने ऑथेंटिक लगती है ना इन लोगों की। ये देखिए कॉमेडी, दोनों की इंटरेक्शन, दिस वाज आइकॉनिक। और ये पता है इसमें कितना डिफरेंट थे ना, ये एक सीरियस था। अच्छा ये सवाल आज तक हम पूछ रहे हैं। पराठे की बेरारवी की वजह ढूंढ रही हैं आप भी। टैलेंट था उनका, और इतना कम उम्र में इतना बॉडी ऑफ वर्क के छोड़ के गए हैं। और अगर आपके पास फारिग टाइम है ना, प्लीज़ आंगन टेढ़ा दोबारा देखेंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम प्लीज़ लेट मी ब्रिंग योर अटेंशन टू द वर्ल्ड कप। कैसे भूल गए आप? नहीं भूले बिल्कुल नहीं, हम आपको वैसे अपडेट्स वगैरह भी देते रहते हैं। पॉइंट्स टेबल पे थोड़ी सी हम नज़र डालना चाहते हैं इस वक्त। और वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड अपने तमाम 4 मैचेस जीत कर 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। बस है ना, सामने देख ले, लिखा हुआ है। और पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है इंडिया। उसका मुकाबला बाय द वे आज बांग्लादेश के साथ है। साउथ अफ्रीका मुझे पता, ये मेरा काम। अच्छा सॉरी, थैंक यू।
तो मेगा इवेंट में आपको बता दें कि इंडिया की टीम बाय द वे अब तक नाकाबिले शिकस्त है, जिसने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तीनों को बिल्कुल हराया है। और पॉइंट्स टेबल पर बेहतरीन रन रेट की वजह से साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान जैसे कि आप देख ही रहे हैं 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। अब बात फिर इंग्लैंड है, फिर है बांग्लादेश, सो बड़ा ट्रिकी हो सकता है हमारे लिए ये मामला, आपको पता है। मतलब मेनी थिंग्स हैव टू काउंट। एक तो ऑफ कोर्स वी हैव टू विन, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है नीदरलैंड, फिर है अफगानिस्तान, फिर है श्रीलंका। ना सिर्फ हमें जीतना है, हमें अच्छे मार्जिन के साथ जीतना है, रन रेट भी हमारा जबरदस्त होना चाहिए क्योंकि वैसे श्रीलंका ने 3 मैचेस खेले, एक भी नहीं जीता। श्रीलंका ने 3 मैचेस खेले, एक भी नहीं जीता। हम क्यों हारे थे इनसे एशिया कप में फिर सेमीफाइनल में? अब इतना पीछे जाने की क्या जरूरत है, अभी देख लें, बस वो पास चीजें ना लग जाती हैं आपको। अच्छा जी, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ मौजूद हैं और फैज़ान लाखानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अतीक भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो सबसे पहले फैज़ान के पास चलते हैं। फैज़ान, होप यू वेल। क्या हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है, बेंगलुरु में भी आपको रात के औकात में खुनकी महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, बेंगलोर में भी यही सूरत हाल है और मौसम में रात को खुद होती है। इनफैक्ट इस वक्त भी यहाँ पे अच्छी हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही है, तो अच्छा प्लेजेंट मौसम बेंगलोर का। आई होप कराची में भी अच्छा मौसम हो जाए। नहीं, कराची में कोई खास अच्छा मौसम नहीं हुआ, इसीलिए शायद बाकी मुल्क में तो मौसम बदल रहा है, बेंगलुरु में भी बदल रहा है, इसलिए ज़रा फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं सामने। अच्छा, खिलाड़ियों में बल्कि अतीक आपसे चलेंगे, पूछ लेते हैं क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कुछ को बुखार है, कुछ वैसे अनफिट है, मतलब क्या चल रहा है, सेहत की कुछ अपडेट्स थे? नहीं हुमा, बहुत अच्छी खबर ये है कि जो पाकिस्तान टीम के अवेलेबल खिलाड़ी हैं वो सारे फिट हो चुके हैं और कल तमाम प्रैक्टिस के अंदर थे, चाहे अब्दुल्ला शफीक हों, शाहीन शाह अफरीदी हों और हारिस जो हैं, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, रिजर्व प्लेयर्स हैं, अलबत्ता उनको अभी भी थोड़ा बुखार है, वो कल प्रैक्टिस में नहीं थे। बाकी तमाम खिलाड़ी जो है वो फिट हुए और कल जब कैंप हुआ, मतलब प्रैक्टिस शुरू हुई, तो डॉक्टर सुहेल सलीम जो पीसीबी मेडिकल पैनल के सरबराह, तो उन्होंने जो बीमार खिलाड़ी थे 6 खिलाड़ी, उनका बड़ा अच्छा मुआयना किया, वहाँ उनको भगाया, उनके जो है नर्व चेक किए, उनकी सांस चेक की कि किस हद तक फिट हैं। तो कल उनके फिटनेस टेस्ट भी हुए हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिस का आगाज हुआ है। तो लगभग 3-3.5 घंटे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस किए। अब कोई खिलाड़ी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो बुखार में मुब्तला है या अनफिट है। तमाम खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए दस्तयाब है। So फैज़ान, most of them are all of them are available now. क्या टीम बनती नजर आ रही है आपको मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में? देखें, अगर चेंजेस हुई भी तो शायद उसामा मीर को प्लेइंग 11 में बता लें, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि शादाब और नवाज विकेट मिलेगा। देखें जो बेंगलोर, अब देखें क्वेश्चन मार्क तो शादाब की परफॉर्मेंस पर भी है और पाकिस्तान की तारीख में पहले भी ऐसा हुआ है कि नायब कप्तान को बिठाया गया, और मोस्ट रिसेंटली जब शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया था, जब शादाब अनफिट थे और शान मसूद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस नहीं खेले थे डिस्पाइट के वो नायब कप्तान थे। तो ये इसमें कोई अनहोनी बात नहीं होगी अगर शादाब भी बैठ जाते हैं। बट एक क्वेश्चन मार्क उनकी परफॉर्मेंस पर है। उनकी बैटिंग पे इतना मसला नहीं है, बट उनकी बॉलिंग पर जो मसला है, जो उनका बुनियादी रोल है, वो उसको ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहे यहाँ पे। तो अगर कोई तब्दीली हुई तो ये उसामा को खिलाने का ऑप्शन जरूर पाकिस्तान टीम में मौजूद है। फखर को भी शायद मौका दिया जा सकता है, बट ये देखना होगा। आज चेक करेंगे कि अब्दुल्ला ने कितने हद तक अपनी हेल्थ रिगेन कर ली, वो कि कल उन्होंने अपने आप को बिल्कुल साबित किया था और नेट पे बैटिंग भी की थी, लेकिन ऑफ कोर्स बुखार से उठ के आना, फ्लू से उठ के आना, एक थोड़ा नकाहत और कमजोरी आपको रहती ही है चंद दिन इन्हीं के साथ। ये तो एक रहता है, क्योंकि यहाँ की जो बेंगलोर की जो विकेट है, ये थोड़ा नया सॉइल इस्तेमाल इस बार किया गया है। ये इस बार ट्रेडिशनल जो हमें बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल बेंगलोर विकेट है कि जिसपे 300 प्लस हो जाना बहुत आसान होता है। थोड़ा टर्न यहाँ के विकेट पर मौजूद होगा तो वो चीज पाकिस्तान के जहन में होगी। और ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है स्पिन के आगे। अच्छा, हम आप दोनों से एक सवाल पूछेंगे। हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जाहिर है पता नहीं, मुझे लगता है कभी कभी हम सबकी नज़र लग गई, दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है जी। हमारे पास तो हारिस है, हमारे पास शाहीन है, नसीम तो चले नहीं है, लेकिन अदरवाइज भी चलिए दो तो हैं हमारे हथियार हैं, मुखालिफ टीम को टिकने नहीं देंगे। व्हाट हैपेंड, मतलब विकेटें ही साथ नहीं दे रही। व्हाट इज द तैयारी? हाँ, व्हाट इज विकेटें ही साथ नहीं दे रही, कुछ नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पे भी कुछ गौर किया जा रहा है कि समथिंग में
भी इज नॉट वर्किंग आउट? अतीक आप पहले और फिर फैजान। अच्छा अब्दुल्ला, जिस तरह अभी उसामा का जिक्र फैजान ने किया, एक ऑप्शनल ये भी है जिसपे गौर हो रहा है टीम मैनेजमेंट में कि शायद एक फास्ट बॉलर को बिठा के उसामा मीर को खिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पिन ट्रैक बताया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशियन कंडीशन पर एशियन टीम के खिलाफ थोड़ा फंस सकती है स्पिनर पे। ये ऑप्शन जेरे गौर है, फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर को बिठा दें। और जहां तक आपने बात की कि हमारे वो पेस बैटरी जो है वो कहाँ चली गई और दुनिया इंडिया वाले सब देखना चाहते थे शाहीन शाह अफरीदी की विकेटें, हारिस रऊफ की खड़कती विकेटें, तो शाहीन शाह के मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाथ में कोई एक इंजरी अंगुली के अंदर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस रफ्तार से बॉलिंग नहीं कर पा रहे और फिर थोड़ा सा बीमार भी हो गए। तो शाहीन शाह अफरीदी की तो अपडेट थोड़ी सी है कि शायद उनकी इंजरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एशियन विकेटों पर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का ना चलना जो एक तशवीश तो है, एक सवालिया निशान तो जरूर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि क्यों ये हमारी पेस बैटिंग जो है बड़ा ऑनट्राज है, कोचेस हैं, देख रहे हैं ना वो फैजान से बॉलिंग का तो आप पूछ रहे हैं, बैटिंग के हवाले से भी मतलब अब्दुल रज़ाक हमारे साथ पिछले घंटे में थे, उनका ये कहना था कि फ़खर ज़मान को दोबारा चांस शायद नहीं मिलना चाहिए, तो क्या कहेंगे फैजान, आप बताइएगा, फ़खर ज़मान, इमाम, इनकी क्या तैयारी है? और बॉलिंग वाला स्क्वाड भी, वो सवाल भी आपके सामने। हाँ, मैं अब्दुल्ला दोनों की बात करता हूँ। देखिए फ़खर ज़मान हमारे इम्पैक्ट प्लेयर है, ठीक है, अब्दुल रज़ाक हमारे फॉर्मर प्लेयर हैं और उनकी राय काफी अहम है, पर मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान हमारे इम्पैक्ट प्लेयर है और ऑन हिज डे ही कैन सिंगल हैंडेडली चेंज एनी गेम। तो फ़खर एक इम्पैक्ट प्लेयर है और उनको हम एब्सोल्युटली रूल आउट नहीं कर सकते, उनको हम आगे खिलाना चाहिए और यहाँ की विकेटें हमें आगे जाके ऐसी मिलेंगी जहाँ पे फ़खर का खेलना बनता है और जहाँ फ़खर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी रही फास्ट बॉलिंग की बात जो आप कर रहे थे, देखिए हसन अली ने भी परफॉर्म किया है इन विकेटों पे, हाँ, बट ये तशवीश की बात है कि नसीम शाह और हारिस उस तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। कुछ हद तक कंडीशन, कुछ कंडीशन उनको वो साथ नहीं दे रही यहाँ पे, जिस तरह की कंडीशन में वो परफॉर्म ज्यादा कर सके, ये एक तशवीश की बात जरूर है। बट अभी स्टार्ट है वर्ल्ड कप का, अभी चौथा मैच है पाकिस्तान का, पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, तो आई एम श्योर आने वाले मैचेस में हमारी बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छा करेगी। हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, हमारा स्टार्ट भी अच्छा हो जाता है, हमारा फिनिश भी अच्छा हो जाता है, बट जो हमारा मिड फेज ऑफ इनिंग है उसमें हम स्ट्रगल कर जाते हैं, उस चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, मिड फेज ऑफ इनिंग में। अब सऊद के आने से बैटिंग में तो वो काफी हद तक वो चीज कवर हो गई है, बट बॉलिंग में भी हमें मिड फेज को देखना है कि जो मिड फेज ऑफ इनिंग वाइल बॉलिंग अगेंस्ट अपोनेंट, वो हम थोड़ा सा उसमें विकेट लेने की एबिलिटी को और बढ़ाए तो पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद ये भी है कि एक जीतना ही सिर्फ नहीं है, हमें अपना रन रेट को मेंटेन करना है, बिकॉज पॉइंट्स टेबल पे तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। सो द आइडिया इज नॉट कि हम खेलें और मुश्किलों से या जिस तरह भी हम जीत जाए, अभी हमें मुश्किल से नहीं जीतना है, हमें आसानी से जीतना है। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम सिर्फ नेट रन रेट की वजह से ही सेमीफाइनल तक ना आ सकी थी, पॉइंट्स पर बराबर थी। आपको याद होगा जो हम पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे थे, बहुत बुरी तरीके से हारे थे नॉटिंघम में 2019 में, हमें रोक दिया था, आगे सारे दरवाजे लगाया था नेट रन रेट को, तो वहाँ तो उसके बाद फिर मसला पड़ गया था। तो ये चीज भी पाकिस्तान को ध्यान में रखना होगा, ये सर्टनली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रखना होगी। अच्छा अतीक, आप तो वैसे देख भी रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, आप इटली क्या था डोसा, बड़ा पाव, ढोकला, इटली नहीं इडली, आपने वैसे इटली का है, मैं इडली कह रही हूँ, हम इधर भी वही खाते हैं बाय द वे। मैंने तो कभी इडली इधर है ना, होती होगी आई एम श्योर खाने शाने। सो आप और बाकी टीम के मेंबर्स क्या वैसे सिर्फ प्रैक्टिस और होटल तक ही महदूद है या कहीं खाना शाना हुआ है, कहीं और मुलाकात होती है? मुलाकात ऐसे मीडिया से तो नहीं, लेकिन जो जहाँ तक अब्दुल्ला ने पर्सनल टीम की बात की तो बेंगलुरु में एक डिनर तो हो चुका है, इसके अलावा कोई ऐसा टीम का डिनर नहीं हुआ जहाँ सारे खिलाड़ी गए हो बाहर और डिनर किया हो, थोड़ा अपने आप को फ्रेश किया हो। तो प्रैक्टिस तो और होटल ही ज्यादा है और कुछ एंजॉयमेंट होटल में कर लेते हैं। एक दो खिलाड़ी यकीनी तौर पर खुद अपने तौर पर ग्रुप बनाकर गए हैं बाहर, लेकिन ऐसा टीम यूनिट की शक्ल के अंदर सिर्फ एक ही डिनर बेंगलुरु के अंदर हुआ है, जो जिस तरह जब यहाँ पर आए थे शुरू के अंदर जिसकी स्टोरी दी भी थी। तो खाबे तो चल ही रहे हैं और फिर यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर जिस तरह आपने कहा डोसा, इडली, सांभर, वड़ा पाव एक अलग है, बड़ा एक अलग आइटम होता है और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट हुमा और अब्दुल्ला सांभर होता है। मतलब
जिसका शोरबा टाइप का होता है प्याज का, वो अगर आपका टेस्टी हो तो फिर तीनों चीजें बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही आपकी डिस्क्रिप्शन सुन के हमें सिर्फ मुस्कुराएंगे या कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन? नहीं फैजान, आपसे मैंने एक और चीज पूछनी है, बिकॉज हम जरा रिसेप्शन, सांबर की रेसिपी नहीं भाई, सांबर की रेसिपी आप पूछ लें। आई वांट टू नो द रिसेप्शन फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स। देखिए स्टार्ट हुई बात हैदराबाद से, फिर अहमदाबाद, अब बेंगलुरु में है, तो लोगों का क्या रिएक्शन है टू द पाकिस्तानी टीम व्हेन दे आर मे बी प्रैक्टिसिंग, या फिर थोड़ा सा जब डिनर वगैरह हुआ है, कोई मीट एंड ग्रीट टाइप, तो कैसे उनको वेलकम किया? देखिए पाकिस्तान टीम की यहाँ मौजूदगी पे हर कोई खुश है। यहाँ के जो लोकल क्रिकेट फैंस है वो भी पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन में स्टेडियम आ रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सेल्फीज मना रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, मैं और अतीक इनफैक्ट जिस होटल में ठहरे हैं, वहाँ पे लोग ख्वाहिश का इजहार करें कि वो स्टेडियम जाके पाकिस्तान टीम के लिए चीयर करना चाहते हैं। तो एक अच्छा माहौल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी हमेशा अच्छा माहौल मिलता है फॉर क्रिकेट। और यहाँ भी फ्री टिकट मांगने वाले हैं। ओ भाई, कल मैं और अतीक बात कर रहे थे रात को जब हम प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे कि यार अतीक एक सुकून यहाँ पे कि टिकट मांगने वाला कोई नहीं है। बट आज सुबह मैं नाश्ते पे उतरा तो एक यही की मैनेजमेंट के एक स्टाफ ने कहा कि हम मैच देखना चाहते हैं, तो लेट्स सी अगर हम कुछ अरेंज कर पाए उनके लिए। बट चले कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन आप तो खुद मेहमान हैं, आप कहाँ मेजबान हैं। सो आई वंडर कि आप लोग कैसे अरेंज करेंगे। लेकिन चलिए हैव अ ग्रेट टाइम गाइस। अब्दुल्ला, हम जहाँ जाते हैं लोकल ही हो जाते हैं, लोकल ही हो जाते हैं। हाँ वैसे दैट्स ट्रू, इस तरह तो शायद लोगों को ना पता चले। बट एंजॉय योरसेल्व्स, और खूब आप खैर दुआ तो हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा करे, बट आप भी एंजॉय करें। टॉक टू यू टुमारो। And yeah, exactly. Tomorrow Friday है ना? हाँ. फैजान और अतीक आर इन इंडिया एट द मोमेंट, आपको पता ही है, कवरिंग द वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आपको पता है। इमेजिन मतलब पाकिस्तान और फुटबॉल की साथ साथ बात चल रही है, पहले नहीं होता था ऐसे, लेकिन अब हो रहा है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में पाकिस्तान की कैम्बोडिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी को पाकिस्तान ही नहीं बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी खासी अहमियत जो है वो दी गई है, क्योंकि फुटबॉल की तारीख में कि लिटरली पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कोई मैच जीता है। और जीत का सेहरा बाय द वे कौमी फुटबॉलर्स के साथ साथ नए कोच को भी जाता है डेफिनेटली, जिन्होंने टीम में जीत की उमंग जो है ना वो भर दी है। इनका नाम है स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, और उन्होंने कहा है कि आज से पहले उन्होंने नौजवानों को इतना जज्बाती होते कभी नहीं देखा। हमने भी नहीं। सो ये हमारे लिए भी अनबिलीवेबल बात थी, और सर्टनली वो जज्बात जो थे ना वो नज़र भी आ रहे थे, और वो हम महसूस भी कर सकते थे, क्योंकि 75 साल में आपने कहाँ सुना पाकिस्तान और फुटबॉल का नाम साथ साथ। I mean, क्रेज है पाकिस्तान में, ये हमें पता है। एवरीबडी वॉचेस फुटबॉल, एवरीबडी काइंड ऑफ प्लेज ऑल्सो, लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन इस लेवल पे जाके जीत होना वो पहले। और एक लड़का जिसका शुरू से तस्करा हो रहा है, वैसे तो सबकी टीम एफर्ट है, टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, वो है हारून हामिद, और हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद हारून। हारून, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस फॉर द विक्ट्री। आपका जिक्र भी हो रहा है, यू नो पीपल हैव ऑल द आइज ऑन यू नाउ फॉर द नेक्स्ट मैच टू। आप अपना तजर्बा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा था, कब से आपने पाकिस्तान टीम के लिए खेलना शुरू किया, कितना अरसा हो गया, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? It's been about a year, and I think the last game was the highlight of it so far, and I think it's the turning point in Pakistan football, hopefully. ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है हारून को। हारून की उर्दू समझ लेते हैं, ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, तो लिहाजा वहाँ से इन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तानी टीम को। इससे पहले ये ही वॉज अ पार्ट ऑफ क्वींस पार्क रेंजर्स, और काफ़ी अरसे से ये खेल भी रहे हैं। हारून, सो टेल अस द होल प्रोसेस। यू गॉट अ कॉल फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान फुटबॉल टीम टू कम जॉइन देम, दे वर असेसिंग यू, watching you, were you interested in joining a team which really has never, you know, won this kind of a match before? Yeah, I mean, it's always been something I want to do, you know, support and help the Pakistan team, you know, because that's my roots. And alhamdulillah, I've got this opportunity. I've been given this opportunity by first of all Allah and the people in the Pakistan Football Federation. And yesterday was the pinnacle of this choice I've made to represent Pakistan. And I think going forward it'll be very, very good for the footballing nation.
I'm sure your parents must be very proud of you because, you know, you, although being born and brought up in England, seem so well connected to your roots. So what are the plans ahead? We have a round 2 and we have to win certain number of matches to qualify further. Are there any special training sessions? What should we look forward to? Yeah, I mean, the focus has already started, you know. Of course, it's a big team we're coming up against in Saudi Arabia. So I think we have to prepare from now. And I'm sure there'll be a camp in the next couple of weeks where we all get together and start really training and looking forward to the game. So आपकी तरह के और भी लड़के हैं और भी खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से भी है और सर्टनली पाकिस्तानी भी हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं. सो ये जिम्मेदारी किसी की होती है या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ही इसी तरह दुनिया भर में जो पाकिस्तानी लड़के दीगर मुल्कों में खेल रहे हैं उनको देखती है, वहाँ से टैलेंट हंट करती है, ये प्रोसेस किस तरह चलता है? I mean, of course, there's a few other boys playing in England. Otis Khan in League 2. There's a few other boys originally from England who are playing abroad now. So we've all come together to create this team with the local players as well, and I think it's going really well for the team. So. और नए कोच का भी जिक्र हो जाए बिकॉज उनका इंटरव्यू अभी BBC स्पोर्ट पे हम देख रहे थे जिसका एक क्लिप हमने अभी चलाया. He seems very invested in you guys and very hopeful. He actually believes that there is a big chance for Pakistan to really, you know, go far ahead as well. आपको भी यही लग रहा है? Yeah, of course. I think we're a very tight-knit group. Even before this World Cup qualifier win, we were a tight-knit group. So now having got the win, we've got even more confidence and we're even more tightly knitted as a group. So we just want to take it step by step and move forward as a team and not look too ahead, but keep our feet on the ground and try and perform for the country as best as we can. Harun, this match was in Islamabad that we have recently won, and stadium which has the capacity of almost 35 to 30,000 people, it was almost half full, and there were people cheering for you guys and slogans and songs and emotions. Was it a first time for you to witness such a thing here in your Pakistan, homeland? Yeah, definitely. You know, I've had it before, but I've always been on the opposite end of it, receiving hate from the away fans and things like that. So to have people screaming for you and cheering for you, it was almost like there was an extra man on the pitch fighting with us. And it was from the very first moment it kicked off. They were with us, behind us, until the very last moment. So we couldn't have done it without the fans, and we're very thankful and grateful for the support they've shown. Wonderful, and we wish you all the best. Ajay, you have, of course, all our wishes are with you because we are really rooting for Pakistan team to win big this time. What about the other matches that you are going to be facing? Saudi Arabia, Tajikistan, Jordan as well. Are you prepared, you know, for the fight, I would say, against these teams because they are, in a sense, more experienced, one can say? And who do you think would be difficult to defeat? Of course, Saudi Arabia, the first name that comes to mind. You know, they played in the World Cup last year and they defeated Argentina. Yeah, so they're going to be a very tough team. But we just need to keep focused and whatever our game plan is, stick to it and try and get a result, inshallah. Wonderful. So we are looking forward. और हारून ये भी बता दें कि आपके जो बाकी टीममेट्स हैं जो आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है ना, आपकी रूट्स जो हैं वो कहीं और से हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ से एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं. व्हाट अबाउट द वंस दैट यू मेट हियर, टीम के जो पाकिस्तान में हैं, द लोकल प्लेयर्स, आपको लगता है यू आर एट द सेम लेवल, यू नो, ऑल ऑफ यू, या फिर कुछ चीज़ें कमी है जो पाकिस्तान में प्लेयर्स हैं? You know, since I've come, I've created like brotherhood relationship with the local players, and of course it's a different experience in Europe. So whatever experience that we bring from Europe, we try to give it to the local players and build forward as a team. And you know, they all performed brilliantly yesterday. We couldn't have done it without every single player on that pitch yesterday. So
You know, we're a very tight-knit group, and inshallah we'll keep that way moving forward. That's so good to see. But we also don't have much facilities as far as football grounds are concerned, stadiums are concerned, training camps are concerned. So, do you also see a lack of facilities here in Pakistan? I think because football is growing, you can't expect it to be amazing, but we've just got to do what we can and control what we can control. And inshallah, we can change that with these results, like winning in the World Cup qualifiers. It will change the football in Pakistan. It certainly Inshallah, will. that is the hope. Haroon, thank you so much for being with us this morning, and best of luck to you and best of luck to the Pakistan team. अब बहुत सी टीमें जो है ना उन्होंने पाकिस्तान आके भी खेलना है. ऑब्वियसली अगर इंशाल्लाह हम अपना नाम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. हमारे पास एक फॉरेन ये वाला मैच जैसे इस्लामाबाद में हुआ था. एग्जैक्टली इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन मसला ये है कि अगर जॉर्डन की टीम आए या सऊदी की टीम आए तो मैचेस ये सारे पाकिस्तान में ही होंगे. लेकिन ये आलमी मयार के जो फुटबॉल स्टेडियम्स हैं ना वो हमारे पास नहीं है. तो लिहाजा हम एक इस्लामाबाद का जो जिना स्टेडियम है उसकी चलें, उस पर तो हम कर सकते हैं बात कि वो ठीक है, लेकिन देयर इज़ नथिंग इन हैदराबाद, इन कराची, इन लाहौर. लाहौर जैसे बड़े शहर में आलमी में क्यों नहीं है हमारे पास? तो अब ज़रूरत पड़ गई है ना, तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए डेफिनेटली. वो कह रहे हैं साथ साथ हम मैच जीतते जाएंगे तो इस पर भी तवज्जो आती जाएगी, लेकिन इस पे पहले तवज्जो होनी चाहिए तो बेहतरीन प्लेयर्स. यानी अगर मैच ना जीते तो हम ग्राउंड भी बनाएंगे और उसके बाद किसी का कोई चांस ही नहीं होगा. सो फेडरेशन को भी अपना काम करना है, खिलाड़ी तो चलें अपना काम कर ही रहे हैं. अच्छा जी, एक मेडिकल साइंस में अब शोबा स्टेम सेल थेरेपी जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की भी हो रही है, इससे काफ़ी अहम भी समझा जा रहा है. इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिसर्चेस भी आती हैं. बाज़ अमराज के ख़िलाफ़ अच्छे नताइज आने के बावजूद अभी तक इस तरीक़ा इलाज को बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं मिली है, और यही वजह है कि स्टेम सेल थेरेपी दुनिया में इंतहाई महदूद सतह पर की जा रही है. बदकिस्मती से क्या हो रहा है? बिल्कुल बदकिस्मती से. आपको पता है पाकिस्तान में तो चीज़ें रिसर्च हो या ना हो, चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो पाकिस्तान में स्टेम सेल थेरेपी का गैर कानूनी और घनौना कारोबार जो है वो बढ़ने लगा है. पाकिस्तान में इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल के मुतालिक पाकिस्तान ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांट ग्रुप ने सिविल और अस्करी क़यादत से स्टेम सेल के गैर कानूनी गैर अखलाकी कारोबार को फौरी बंद कराने का मुतालबा किया है. और मुशाहिदे में बात सामने आई है कि मरीजों से 20-20 लाख रुपए लेकर स्टेम सेल के ज़रिए इलाज के गैर कानूनी मार्केटिंग जो है वो की जा रही है. मनी मेकिंग बिजनेस एज पाकिस्तान ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांट ग्रुप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे मालूम करते हैं बेसिक नॉलेज सबसे पहले तो लेते हैं. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब. प्रोफेसर साहब, स्टेम सेल थेरेपी को मेडिकल साइंस की दुनिया में इनकलाब भी कहा जाता है. सबसे पहले तो आम लोगों के लिए ये बताएं कि क्या है ये, कैसे काम करती है? ये स्टेम सेल वो सेल है जो बॉडी के बाकी सारे किस्म के खोलियों में तब्दील हो सकता है. ये जो स्टेम सेल थेरेपी जिस पे हम उर्फ़े आम की जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो है जो ब्लड फार्मिंग स्टेम सेल है, और ये वो सेल है जो कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो तो आप किसी की बॉडी में डालें तो वो डिफरेंट किस्म के सेल बना सकता है. इसका मेजर रोल जो है वो खून की ख़तरनाक किस्म की बीमारियों में है, जैसे कुछ किस्म के ब्लड कैंसर्स हैं या बोन मैरो फेलियर हैं या बॉडी का इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होता है. तो इस किस्म की चीज़ों के लिए वाकई ये इनकलाबी इलाज है. लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी तक इसका रोल एक्सपेरिमेंटल से ज़्यादा नहीं. अच्छा, यानी इनकलाबी इलाज है लेकिन अभी रिसर्च चल रहा है. तो क्या स्टेम सेल थेरेपी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो जाए तो मरीजों की जान को ख़तरा भी लाक हो सकता है? देखिए, जो इसका अप्रूव्ड इलाज है वो जी बिल्कुल ये बहुत पेचीदा और मुश्किल इलाज है. इसमें जो अप्रूव्ड इलाज है उसमें भी डेथ के काफ़ी चांसेस होते हैं. अराउंड 10% के करीब इसमें ख़तरा होता है जान जाने का. और जो गैर अप्रूव्ड कंडीशन में है उसके के बारे में तो कोई इल्म है नहीं है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो किसी को कोई पता नहीं कि क्या उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ऐसे कैसे हो सकता है कि मार्केटिंग करके गैर कानूनी काम किया जा रहा हो और वजारत सेहत या ट्रैप को खबर ही ना हो? सर्टनली किसी न किसी को तो पता है ना, अगर इल्लीगली स्टेम सेल थेरेपी की जा रही है जिससे लोगों की जान भी जा सकती है. देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि जो भी स्टेम सेल थेरेपी का काम है
वो हो जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको इसमें रोका जाए। अभी मैं बताऊं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल का जो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है उसके लिए वो स्टेम सेल सेपरेशन की किटें होती हैं, ये पूरी मार्केट में नहीं मिल रही है। हमारे जो पेशेंट जो डिजर्विंग है उनकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज किट्स, और ये जितने इलीगल कारोबार कर रहे हैं वहाँ खुलेआम मिल रही हैं। तो ये जो है ये चीज़ जो है ज़ाहिर है इस पर कंट्रोल करना होगा ड्रैप को, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इनको, यही हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको रेगुलेट किया जाए इस चीज़ को। अगर ये एज ए ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ट्रायल को कोई फंड करेगा, वो पेशेंट तो फंड नहीं करेगा उसको। तो इसके लिए तो रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं कोई जो भी करना है वो एक्शन लेना है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। और जो लोग ऐसी चीज़ों में डेस्परेट मूवी है कि जी आओ ये भी ट्राई कर लें अपनी सेहत के लिए, तो खुद भी रिसर्च करें ना थोड़ी सी। जो चीज़ अभी उस पर इतनी रिसर्च अगर दुनिया में ना हुई हो, इतना ज़्यादा मकबूल ना हुआ हो, तो आप क्यों अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए पेश कर रहे हैं? लेकिन बहुत से मामलात में इनकलाबी भी है तो सही, लेकिन that is it for today. We're going to see you tomorrow inshallah.